Welcome to Nation Now. I'm Pradeep Nambiar. In this, we talk about the news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. As they say in every system, there's a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy, it stands or it falls according to its own choice, whether it gives supremacy to the law or to the will of the people, whether it constitutes a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. As I say to the Romans, justice was a goddess, whose throne tempests could not shake, whose pulse passions could not stir, whose eyes were blind to any kind of favor or ill will, and whose sword that fell on all offenders with equal certainty and impartial strength. We welcome esteemed guests in our studios today. We welcome Samir Bakar Saab from the Bharatiya Janata Party. Bakar Saab, welcome to the show. Namaskar. 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 Welcome to India. Welcome to Nagpur. You are in France for some time. And we welcome Dwivedi Saab, Sanjay Dwivedi ji from the UPT. Dwivedi Saab, welcome to the show. Namaskar, sir. Jai Shri Ram, Har Har Mahadev. Jai Shri Ram, Har Har Mahadev. Bakar Saab, we start from you. Bakar Saab, 25 years strategic partnership together. Putin और मोदी साहब मिलकर कहा कि we are denounced terror, we condemn terror. Great defense deals, great factories, fertilizers going to be produced in Russia, jointly. A lot of good things happening. Bakar Sahab, this strategy is going to, this trade pact will last till 2030. 2030, that's what Prime Minister Modi says. आप इस चीज को कैसे देखते हो बाकर साहब? देखिए, पहले तो प्रदीप जी मैं ये कहना चाहूंगा कि रशियन जो रशिया जो है, हेलो, यस बाकर साहब बोलिए। देखिए, रशिया हमारा सबसे पुराना मित्र है। रशियन वेयर ऑल वेदर फ्रेंड्स। उन्होंने हमको कभी भी हमारे संकट के समय साथ दिया है और फायदे के लिए नहीं, वो एज अ पॉलिसी करके हमारे साथ खड़े हैं। तो हम लोग तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं रशियंस की और रशियन लीडरशिप की। और देखिए, ये एक पर्सनल केमिस्ट्री भी है मोदी साहब की और पुतिन साहब की, कि जिसके कारण आज दोनों देश इतने नजदीक आ गए हैं। और आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रशियन जो हमारी एयर डिफेंस सिस्टम थी, उसके कारण हमारे जो पाकिस्तान के हमले हुए थे उसको हमने करारा जवाब दिया था। तो ऐसा है कि रशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। रशिया दुनिया में सबसे बड़ा लैंड साइज वाइज मुल्क है। और रशिया के साथ जो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और इतना बड़ा समिट हुआ है जिसके लिए पुतिन साहब इंडिया आए हैं, सो आई एम प्रीटी श्योर कि इसके कारण हमारे काफी जो एरियाज है जिसमें भारत को टेक्नोलॉजी की जरूरत है, रशियंस विल डेफिनेटली सपोर्ट दैट। और हम लोग भी रशिया में जो उनको प्रोडक्ट्स की जरूरत है, हमारे लिए भी, हमारी कंपनीज के लिए भी एक नया मार्केट हमारे कंपनीज को मिलता है। सो इट्स अ प्रॉपर विन विन सिचुएशन। और जैसा मोदी साहब ने भी कहा है कि जो हमारा ट्रेड पैक्ट है 2030 के पहले ही जो चीज अचीवमेंट होने वाली है, जो $100 बिलियन का हमारा ट्रेड का टारगेट हम रख रहे हैं, तो वो हो सकता है कि 2030 के पहले ही हो जाए। तो मैं एक समझता हूँ कि भारत एक उभरती जो पावर है और दुनिया के सभी देश प्रधानमंत्री मोदी जी के तरफ देखते हैं हर जो बड़ी संकट की समस्या आती है तब। और एक रशिया जैसा मुल्क है जो हमारा हमेशा से दोस्त रहा है। और रशियन इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी दोनों एकमेक के पूरक है। सो मैं ऐसा मानता हूँ कि दिस विल बी द मोस्ट लॉन्ग लास्टिंग पार्टनरशिप्स विच विल बेनिफिट आवर कंट्री इन द लॉन्ग रन and also the short run. और मिस्टर पुतिन इज लाइक अ वेरी क्लियर हेडेड पर्सन। और लेकिन मोदी साहब ने भी, आपने देखा होगा तो पहले भी कहा है कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। अगर कोई सवाल है रशिया यूक्रेन वॉर पे तो वो बातचीत से ही हल होना चाहिए। तो हमारा तो ऐसा है कि हम लोग ये बिलीव करते हैं कि भारत के हित में क्या है, उसके हिसाब से हम दुनिया के रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं। आज जैसे वेस्ट और अमेरिकन कुछ कमेंटेटर्स क्रिटिसाइज कर रहे हैं इंडिया को कि यू आर होस्टिंग मिस्टर पुतिन, बट एक उनकी हिपोक्रेसी है, देखिए कि वो पूरी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स रशिया से खरीदते हैं और हमको बोलते थे कि नहीं आप ऑयल मत खरीदिए। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर ऑफ आवर कंट्री, जिसके कारण आज हमारे देश के हित में जो भी फैसले लेने हैं इंक्लूडिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद रशिया वो कर रहे हैं।
I come to Dwivedi sir. Sanjay Dwivedi sir. We welcome Syed Nasir Hussain Shah from the Indian National Congress. Syed Nasir Hussain Shah, welcome to the show. Namaskar. संजय द्विवेदी जी, मोदी साहब ने कहा वी आर नॉट न्यूट्रल। द्विवेदी साहब, मोदी साहब ने कहा वी आर नॉट न्यूट्रल, वी आर ऑन द साइड ऑफ पीस। हम शांति के तरफ है, हम न्यूट्रल नहीं है। जहां शांति है, देश, हमारा देश उसी जगह खड़ा होगा। हाउ डू यू सी द स्टेटमेंट? द्विवेदी साहब, किस प्रकार से देखते हो आप? प्रदीप जी, 75 साल हमारा देश आजाद हो गया है, हम कब शांति की तरफ नहीं बढ़े हैं? क्या जो 65 साल कांग्रेस ने राज्य किया है, वो क्या आतंकवादी होकर राज्य किया, या झगड़ा करके राज्य किया, या किसी देश से जाके राज्य किया? हाँ, ये बात मान सकता हूँ, 3 युद्ध हुए, लेकिन उन युद्धों को लड़ने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया। इसके बाद हमें युद्ध लड़ने पड़े। अगर हम युद्ध न लड़ते तो क्या अपना देश हम डुबो देते? वो अभी जैसे हमारे प्रवक्ता जी ने कहा कि भारत उभरती पावर है। अरे, भारत आज उभरती पावर नहीं है, भारत उभरती पावर है कि पिछले 40-50 सालों से जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, मनमोहन सिंह थे, अटल बिहारी वाजपेयी बने, इन सब ने देश को इस मजबूती तक पहुंचाया। क्या सोवियत रूस, क्या बात कर रहे हैं, सोवियत रूस से हमारे संबंध, आज से संबंध अच्छे नहीं है। ये हमारे संबंध कभी उनसे खराब ही नहीं हुए। आज मुझे बता दीजिए, 65 साल जब दूसरे प्रदेशों राज्य रही है, तो दूसरे हमारे रही है, प्रधानमंत्री रहे हैं, तो किस राज्य से, किस देश से हमारा संपर्क खराब था? पाकिस्तान ही छोड़ दीजिए आप, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादी घटनाएं आपके सामने भी करता है, हमारे सामने भी, उन लोगों सामने भी करता था। सुई से लेके एरोप्लेन बनना शुरू हो गए, तमाम एयरपोर्ट बने, रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ पहुंच गई, डीजल इंजन है, इलेक्ट्रिकल इंजन आ गए, ऐसी तमाम चीजें हैं। औद्योगिक भवन संस्थान खुल गए, जिनसे हम, हमारे वैज्ञानिक वहां पे आए दिन कोई ना कोई प्रयोग करते हैं, कभी कुछ छोड़ते हैं, कभी कुछ छोड़ते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि इस देश में क्या प्रधानमंत्री ऐसे, पहले मैं प्रधानमंत्री जी का सम्मान करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, ये जो भी प्रधानमंत्री होगा, वो देश में सबसे पहले ये चाहेगा कि महंगाई, बेरोजगारी और दाल के दाम ना बढ़े। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भाजपा जब विपक्ष में थी तो भाजपा खुद कहती थी कि डॉलर के दाम अगर बढ़ रहे हैं तो प्रधानमंत्री का सम्मान गिर रहा है, अगर महंगाई बढ़ रही है तो मनमोहन सिंह को जवाब देना चाहिए, अगर बेरोजगारी बढ़ रही है तो मनमोहन सिंह को जवाब देना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा था, उस समय भी ट्रिलियन पावर थी। आप कहते तमाम जो आज आप आंकड़े दिखा रहे हैं, वो आंकड़े उस समय भी थे, और उस समय भी देश में जो आंकड़े आज दिखा रहे हैं, होने के बाद भी आरोप लगाए जाते थे। तो मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं आज की जो स्थिति है, जो आप देख रहे हैं, आप पिछले 11 सालों में जो मैंने देखा, जो मेरी नजरों में देखा गया, सिंपल एक काम रहा कि कैसे एक बिगाड़े, साम दंड भेद सरकार हम बनाए, पार्टियां हम तोड़े, महंगाई को रोकने कोई फार्मूला न बनाए, जीएसटी ऐसी लाते जिसके लिए हम 11 साल तक कहते रहे सब इन पे जीएसटी गलत लगी है, इन पे जीएसटी गलत लगी। जब मध्यम वर्गीय गरीबों का खून चूस लिया एनडीए सरकार ने, पूरा खून चूस लिया, और खून चूसने के बाद आप वो कहते घूम रहे हैं, अरे साहब बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जब 700 किसान मर गए, तो जब 700 किसान मर गए, तब 3 जो कानून लगाए गए थे वो वापस लिए गए। आप इमरजेंसी की बात करते हैं, इमरजेंसी में गलती हुई थी, तब उसमें तो सिर्फ जेल गए थे ना। इमरजेंसी के समय में नेता लोग सिर्फ जेल गए थे, और आज आप जो कानून लाए थे जिसमें 700 किसान होते उनको बलिदान हो गए। मैं द्विवेदी साहब, मैं आपके पास आता हूं। आई गो टू सैयद नासिर हुसैन साहब फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस। नासिर हुसैन साहब, ऐतिहासिक मीट, इंडो रशियन ऐतिहासिक मीट 25 साल के, जिस प्रकार से, और पुतिन साहब ने प्रेज किया मोदी को, तारीफ किया मोदी साहब के कि मोदी साहब, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टूड अप टू ट्रंप, ही नेवर सकम टू ट्रंप, ट्रंप का मुकाबला किया, खड़े खड़े आंखों में आंख डालकर। पूरे दुनिया तारीफ कर रहे हैं ट्रंप, मोदी साहब के, बट राहुल जी नहीं कर रहे। किस प्रकार से स्टेटमेंट को देखते हो नासिर हुसैन साहब? नहीं, मैं इससे पहले नहीं मालूम कि आपकी टॉपिक किस पे थी, मगर आपकी सवाल को जहां तक समझा, राहुल जी ने
इस मीटिंग की कोई निंदा नहीं की है और इनकी कोई मुखालफत नहीं की। राहुल जी नहीं ने नहीं देखिए, एक सवाल उठाई कि जो विदेश से डेलीगेट आ रहे हैं विपक्ष को साथ में उनसे मिलाइए, बस इतनी बात कही है। और भारत अगर आंख में आंख डाल के बात कर रही है तो ये पूरे देशवासियों के लिए फक्र की बात है, ये पॉलिटिकल बात नहीं है। रशिया से बात हो रही है, बेहतरीन बात हो रही है, होनी भी चाहिए क्योंकि वो हमारा पुराना दोस्त है। क्योंकि 1971 के वार में जब बांग्लादेश को दो टुकड़े में बांटा गया तो दुनिया ने देखा था भारत की ताकत क्या है। जब अमेरिका जैसी देश उनके साथ खड़ी थी पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश के साथ, तब भारत ने उस समय कोई साथ दिया भारत का तो वह रशिया था। तो दुनिया ने उस वक्त देखा कि हमने क्या किया, कैसी हमारी दोस्ती है। ये बुनियाद कोई आज की नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल बुनियाद की बात नहीं है, ये पॉलिटिकल मीटिंग नहीं है, ये दो देश की मीटिंग है, ये पूरे देशवासियों के लिए फक्र की बात है। इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी और कोई दूसरे दल के लोग क्रेडिट लेने नहीं आ सकते। ये एक दो देश मिल रहे हैं, ये देश में कोई पॉलिटिकल नहीं होता है। मैंने पहले भी क्या, कांग्रेस की नीति रही है विदेश के मुद्दे पे जब भी होगी तो जो भारत की बात होगी वही हमारी बात होगी। कांग्रेस उससे अलग नहीं हो सकती कि विदेश नीति में हम अपने ही देश के खिलाफ चले जाएं, वहां हम नहीं करते। हम उसकी पूरी इज्जत करते हैं, पूरी एहतराम करते हैं, इस मीटिंग का हम वेलकम करते हैं। मगर वहां हम उठाते हैं अगर इसी में डेलीगेट में विपक्ष के लोगों को बुलाया जाता, उनसे उनकी मुलाकात की जाती तो और स्ट्रेंथ दिखता है, भारत की ताकत दिखता है कि विपक्ष भी सत्ताधारी भी ये दोनों एक साथ है। क्योंकि देश के लोकतंत्र के चलाने की जिम्मेदारी दोनों की है, सिर्फ एक की नहीं है। उन्होंने विपक्ष को साथ में लेते तो दुनिया को एक मैसेज जाता कि भारत एक है, भारत कहीं से बट नहीं रहा है। पर उन्होंने उसमें कही है, वो राहुल जी ने उस बात की कटाक्ष की है। तो इस मीटिंग से कोई लेना देना नहीं है, उनकी कहने का अंदाज दूसरा था, शायद मीडिया उसको समझ के नहीं दूसरे अंदाज में दिखा रही है। सैयद नासिर हुसैन साहब, बीजेपी मेरा कहना था कि पुतिन साहब ने मोदी साहब का तारीफ किया, इस तरफ तारीफ किया कि ही स्टूड अप टू ट्रम्प, ट्रम्प के प्रेशर में झुके नहीं, ट्रम्प के प्रेशर में झुके नहीं। हाँ, वो बात कर रहा था मैं। नहीं करना चाहिए ना, मोदी की तारीफ नहीं होता है सर, ये भारत की तारीफ है। मोदी इज द रिप्रेजेंट ऑफ द इंडिया, वो ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, वो इंडिया के तो इंडिया की तारीफ हो रही है, मोदी जी की एक इंडिविजुअल तारीफ नहीं है। ये भारत की ताकत है क्योंकि भारत ने जो बुनियाद डाला है उस बुनियाद को दुनिया देख रही है कि हमने पोखरा में कैसे न्यूक्लियर की ताकत दिखाई, टेस्ट किया जब पूरी दुनिया हमारे खिलाफ थी, 1977 में किया, 84 में। तो पोखरा का न्यूक्लियर आपने देखा है कि दुनिया हमें रोकने की ताकत दिखा, तो हमने भारत को इतनी मजबूत बनाया कि दुनिया मजबूर हो गई। आपने देखा नहीं, हमने ग्रीन रेजुलेशन लाया, हमने इसरो बनाया, हमने भेल बनाया, ओएनजीसी तमाम ऐसी चीजें बनाई जो भारत की ताकत को दिखाती है, कि भारत को दिखाती है कि भारत आज कहां खड़ा है। मगर मोदी जी, ये चाहे कोई भी देश के लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ये सारी तरक्की याफ्ता 2014 के बाद हुई, ये रेगुलर चलने वाली है 1951 से तो आज तक वो चल रही है। जब देश भूखमरी पे था, देश के पास खाने को नहीं था, तब ग्रीन रेजुलेशन आता है, तब नेहरू जी इसरो लेके आते हैं, भेल लेके आते हैं, ओएनजीसी लेके आते हैं, शेर लेके आते हैं, डीआरडीओ लेके आते हैं, ऐसी तमाम चीजें हैं। राजीव गांधी को देखिए, कंप्यूटर लेके आते हैं, टेलीकॉम लाते हैं, यानी कि अपनी सरकार पंचायती राज को दिया, यानी पंचायती राज मजबूत किया। ये तमाम चीज देश को मजबूत करने के लिए, सेनाओं की ताकत देखिए, पोखरा के अंदर इसरो आपने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया, इससे दुनिया की ताकत देखो तो हिंदुस्तान को कम आप तक कोई कर ही नहीं सकता। हमने बांग्लादेश की, पाकिस्तान के दो टुकड़े किए हैं, चाइना के से हमने जगह छीना है सिक्किम के अंदर, तो कौन कह सकता है हिंदुस्तान पहले कमजोर था और आज मजबूत है? हिंदुस्तान तब भी मजबूत था, आज भी मजबूत है, इंशाल्लाह उम्मीद रहा तो इंसान ताउम्र मजबूत रहेगा। कभी इस पे ऑब्जेक्शन हो ही नहीं सकता कि हिंदुस्तान कमजोर था। हम किसी नीति पे मुखालफत करते हैं, भारत पे मुखालफत नहीं करते। सरकार पे उंगलियां टीका टिप्पणी हो सकती है, ये हमारी एक अलग नीति है, पॉलिटिकल लड़ाई हम अपने देश पर, विदेश नीति में जब भी आएगी हम भारत के साथ होते हैं, भारत की सरकार के साथ होते हैं। ट्रंप के सामने झुका नहीं, पुतिन साहब ने कहा, उसमें कुछ कौन झुका सर? कौन झुक रहा है? नहीं, कौन कब झुका? हमने आप मैंने अभी आपको बताया, पोखरा में हमने जब टेस्ट किया, क्या अमेरिका हमारे खिलाफ था? हाँ ना, हमने उसके आंखों में आंख डाल के भी हमने टेस्ट किया, इंदिरा गांधी ने, या नहीं किया न्यूक्लियर का?
तो हमने उस समय अमेरिका को आंखों में आंख डाल के किया क्या? 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए या नहीं किए? क्या अमेरिका के आगे झुक गए थे? आपने ऐसा कौन सा काम? फिर देखिए, मैं पॉलिटिकल बातों में नहीं आना चाहता कि आज के दिन बीजेपी को मैं टारगेट करूं। आप हमारा इतिहास उठाइए और इतिहास उठा के देखिए, अमेरिका के आंखों में आंख डाल के बात किया तो इंदिरा गांधी ने किया या नहीं किया? इससे कौन देश के इतिहास को मिटा सकता है? पाकिस्तान के टुकड़े किए या नहीं किए, कौन बता सकता है? अब अमेरिका की शिप वार हमारे देश में आ चुकी थी, उसको वापस जाने को मजबूर किया या नहीं किया, ये कौन इतिहास से मिटा सकता है? तो आप इतिहास पढ़िए तो समझ में आएगा। आज के लोग इतिहास नहीं पढ़ते, 2014 के बाद के सिर्फ हिंदुस्तान को देखते हैं। हम 1950 से लेके आज तक के हिंदुस्तान को देखते हैं। इसमें हमारी मुखालफत आती है, हमें इसमें हमारी फर्क समझ में आती है कि हम कहां खड़े। आप कांग्रेस की कुछ नीतियों में आप हमें टारगेट करिए, हो सकता है हम उसका जवाब दें, पर विदेश नीति में कभी हम कांग्रेस का टारगेट नहीं करती है, ना कांग्रेस बीजेपी का टारगेट करना चाहती है। पर जहां फेलियर होती है हम वहां जरूर टारगेट करते हैं। बाकरे साहब, 2014 से पहले भी इंडिया वाज अ ग्रेट कंट्री, इट नेवर सकम टू प्रेशर। भले पुतिन साहब आज कहे कि मोदी स्टूड अप टू ट्रंप, बट ऑलवेज इंडिया स्टूड अप टू ट्रंप, इवन इन द कांग्रेस regime. That is what Nasir Hussain साहब says. नहीं, एक सेकंड में अभी 10 सेकंड आप दीजिए, तब बीजेपी के प्रभाव क्या सुखई भारत की ताकत बनी या नहीं बनी थी? क्या मिराग भारत की ताकत बनी या नहीं थी? आईएनसी विक्रांत भारत की ताकत थी? ये सब किसके दौर में था सर? ये सब कांग्रेस के राज में बना ना सर, भारत की ताकत थी ना। इससे कौन इनकार कर सकता है कि कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं? ऐसा बोलना चाहते आज भले कोई कुछ कहे, मैं कहता हूं अगर ट्रंप और ये रशिया के प्रेसिडेंट आते हैं, अगर मोदी की तारीफ करते हैं तो ये फक्र होता है। ये हमारे देश की तारीफ हो रही है, भारत की तारीफ हो रही है। ये अगर बीजेपी सोचती है कि एक इंडिविजुअल शख्सियत की हो रही है तो ये उनकी मुखालफत, ये उनकी सोच है। इससे कोई ये हम नहीं कह सकते, पर हमारी ताकत को देखना है तो 1951 से 2014 तक देखिए, कांग्रेस ने जो जो किया है वो पैरामीटर पे है, पर आपने जो किया है वो आपके पैरामीटर पे। मैं अभी पढ़ने को पढ़ूं तो अभी पढ़ता हूं कि हमने क्या क्या किया है। अगर आपने जो जो किया है वो पढ़िए तो देश की जनता को और आपके व्यूअर को सारा सच में आ जाएगा सामने। समीर बाकरे साहब, इट वाज कंसोलिडेटेड एफर्ट। ऐसा नहीं कि 2014 के बाद ऑल दिस अचीवमेंट्स है। जैसे सैयद नासिर हुसैन साहब कह रहा है, ये कंसोलिडेटेड इफेक्ट्स ऑफ अराउंड 60 to 70 इयर्स, कि आज मोदी साहब उठ के खड़े होकर आई टू आई देख सकते हैं ट्रंप। ही सकम टू ट्रंप्स प्रेशर एंड ही इज गेटिंग ऑल द एक्यूलेट्स। हाउ डू यू सी दैट बाकरे साहब? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी 1951 से कांग्रेस की गलतियां गिनाती है तो ये कहते हैं आप पास में जाते हैं। तो मैं नासिर हुसैन साहब को ज्यादा पास में नहीं लेके जाऊंगा। मैं 26/11 का जो मुंबई का हमला हुआ था, तब कॉन्डोलीजा राइस ने आके यहाँ सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह को बताया कि आप पाकिस्तान पे अटैक नहीं कर सकते। ये ऑन रिकॉर्ड चिदम्बरम साहब ने कहा है और शिवशंकर मेनन जी की किताब में भी है। तो आपने कैसे, सिर्फ कॉन्डोलीजा राइस ने आपको आंख दिखाई तो आप चुप बैठे? जब देश में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था तो अमेरिकन प्रेसिडेंट की तो आप बात मत कीजिए। आपने जो न्यूक्लियर टेस्ट अटल बिहारी साहब ने किया था, उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, तब भी जो न्यूक्लियर टेस्ट होने वाला था तो अमेरिका के दबाव में वो टेस्ट नहीं हुआ। ये ऑन रिकॉर्ड है। दूसरी बात, संजय भाई कह रहे थे कि भाई 2014 में हम ऐसा थे, 13 में ऐसा थे। तो मैं संजय भाई को बताना चाहता हूं कि तब हमारी इकोनॉमी 2013 में आईएमएफ की रिपोर्ट्स है, हमारी फ्रेजाइल 5 में आ चुकी थी। हम लोग इकोनॉमिक्स डिजास्टर पे बैठे थे। और उसके बाद 2014 के बाद जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हुआ, देखिए भारत आज ये 60-70 साल से महान नहीं है, भारत तो 7000 साल से महान है। हम लोग वो सिविलाइजेशन को जगाना चाहते हैं कि जो हमारा जो भारत 33% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी था, जो ये इन्होंने 60 साल लोगों को बताया कि भैया खाने को नहीं है, देश के लोग गरीब है, हम हिंदुस्तानी कोई इंटेलिजेंट नहीं है, ये जो इनके लेफ्टिस्ट इतिहासकारों ने सिखाया है हमारे सभी जनता को, तो वो हमारा तो प्रहार उस पे है। और मैं नासिर हुसैन साहब को मैं बोलना चाहूंगा कि राहुल गांधी जाते हैं, ऑक्सफोर्ड में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं और भारत की निंदा करते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं कि फॉरेन नीति पे बात नहीं करते हो? वो भारत की निंदा करते हैं। उन्होंने ये कहा है ऑन रिकॉर्ड कि व्हाई वेस्टर्न पावर्स एंड यूरोपियन यूनियन एंड अमेरिकन्स आर नॉट इंटरफियरिंग इन इंडियाज डेमोक्रेसी। तो आप भारत की निंदा विदेश के धरती पे जाके करते हैं।
देखिए नासिर हुसैन साहब, राजनीति अपने जगह है, विपक्ष आप विपक्ष का नेता होने के कारण आप देश में आप हमारा क्रिटिसिज्म कीजिए, वी आर रेडी टू आंसर एवरी क्वेश्चन, लेकिन आप विदेशी धरती पे जाते भारत का सर झुकाने की बात कर रहे हैं। दूसरी सबसे शर्मनाक बात आपने कांग्रेस पार्टी ने की थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे। पाकिस्तान पूछ रहा था कि भाई एयरक्राफ्ट कितने गिरे, एयरक्राफ्ट कितने गिरे। आपके राहुल गांधी, आपके पवन खेरा, आपके विजय वडेट्टीवार को पाकिस्तानी न्यूज चैनल पे कोट किया गया है, इट इज ऑन रिकॉर्ड। सो कांग्रेस पार्टी जो थी वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जो आज छत्र छाया में है, ये देश के खिलाफ बात करने का मुझे इनके सभी लोगों का ये है। दूसरा, आपने बार बार ट्रम्प साहब बोल रहे कि मैंने सीज फायर किया। अरे आपके सभी प्रवक्ता गिनती करते बैठते कि इन्होंने 40 बार बोला, इन्होंने 50 बार बोला। जब देश के प्रधानमंत्री संसद में कहते हैं कि नो थर्ड पार्टी वाज इन्वॉल्व, तो क्या आप देश के संसद पे आपको विश्वास नहीं है? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी पे विश्वास नहीं है? आप प्रधानमंत्री मोदी जी की आप तारीफ हो रही है तो आप कह रहे भारत की तारीफ हो रही है, लेकिन आप प्रधानमंत्री मोदी जी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बेवजह क्रिटिसाइज कर रहे हैं। राहुल गांधी के जो मुलाकात है उसके उसके ठीक है, मैं जवाब सुन लीजिए अपने। नहीं अच्छा देखिए बोला, देखिए आप 2 मिनट सुन लीजिए। नहीं आपको मैं नहीं, और एक बात बताना आपकी चाहता- सवाल मैं समझ गया, आप जो कहना चाह राहुल रहे हैं मैं राहुल पूरी तरीके गांधी से जो समझ कह रहे गया हैं, आपकी बात को। देखिए आप राहुल जवाब गांधी, सुनते जाइए, आपने लंबा चौड़ा मैं बोला, आपके सुन बीच में लीजिए नहीं ना। बोला, मैं आपके थोड़ा बीच थोड़ा में उनको नहीं बोला। कंप्लीट आपके बीच- कर, सैयद साहब Let उनको me कंप्लीट complete. करने दो ना, लेट हिम Let me कंप्लीट, 2 मिनट complete. और, लेट हिम कंप्लीट। आप बोलिए, बाकी साहब बोलिए। दूसरी बात ऐसी है कि राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हमारी मुलाकात पुतिन साहब से नहीं कराएगी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो मुलाकात होती है वो डिसाइड होती है, उसके अलावा जो विजिटिंग डिग्नेटरीज है वो डिसाइड करते हैं उनको किससे मिलना है। अभी तो हाल ही में वियतनाम के प्रधानमंत्री, मॉरिशस के, मलेशिया के, बांग्लादेश के, सभी से तो राहुल गांधी मिले हैं। दूसरी बात ऐसी है कि आप पुतिन साहब को 24 घंटे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अपने हर फोरम में क्रिटिसाइज कर रहे हैं टू प्लीज योर वेस्टर्न पावर्स, टू प्लीज योर जॉर्ज सोरोस लॉबी। तो अगर आप चाहते हैं कि पुतिन भी आपसे मिले, आप उसको क्रिटिसाइज करें, तो पुतिन साहब ने साफ मना कर दिया होगा। सो ये बात है। और बराक ओबामा साहब की किताब में उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी वॉज अ वेरी नर्वस पर्सन व्हेन ही मेट मी, ही वांटेड टू शो कि मेरे को बहुत कुछ पता है, लेकिन बराक ओबामा साहब ने ऑन रिकॉर्ड है, किताब में लिखा है, ही वॉज नॉट नोइंग एनीथिंग। सो आप नासिर हुसैन साहब जो है ना, पार्टी का स्टैंड आप बात कर रहे थे वो आपके पार्टी का स्टैंड नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ना जयराम रमेश का है, ना सुप्रिया श्रीनेत का है, ना वो आपके पवन खेड़ा जी का है। वो हर बात पे देश को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, जहां राष्ट्रीय काम भी हो। पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर में आप बताइए कौन सा कांग्रेस लीडर खड़ा हुआ और जो शशि थरूर साहब और मनीष तिवारी खड़े हुए उसको आप डांट फटकार कर रहे हैं। तो कैसी नीति है देश का? नहीं, पता नहीं आप कौन सी कहां से कौन सी क्वेश्चन को बार बार बोले जा रहे। सुनिए ना, अब सुन लिया ना सर, आप खाली बोलते रहेंगे तो नहीं होगा ना, वन वे ट्रैफिक नहीं होगा ना यहाँ। सुन लीजिए ना सैयद साहब, मैं क्या द्विवेदी जी को एक दो तीन मिनट बोले फिर आपके पास नहीं, त्रिवेदी जी को टारगेट ही नहीं है तो उनको अभी ठीक है द्विवेदी साहब, मैं इसके बाद आपके पास 2 मिनट ले लेता हूँ, बोलिए उनसे मैं 2 मिनट ले लेता हूँ, क्योंकि उनको टारगेट नहीं है, सिर्फ कांग्रेस को टारगेट है। तो मुझे जवाब देने दीजिए। बोलिए। ऑपरेशन सिंदूर की बात बार बार कह रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में कांग्रेस ने हमेशा अपने सेना के साथ खड़ी थी, सेना के साथ थी, सेना की वाहवाही में थी, सेना के साथ खड़ी रहे और खड़ी रहेगी। पर कोई चीजों पे सवाल करना अगर गलत है तो 1971 में अटल बिहारी वाजपेयी पार्लियामेंट में बैठ जाते थे, बोलते थे हमारे जो वार हो रहा है उसका रिपोर्ट दो, क्या हो रहा है। 96 कारगिल के युद्ध में कौन था, कौन हमसे सवाल जवाब मांगता रहता था? हम लोगों ने, विपक्ष का काम है। 68 में आपने हमसे सवाल किया, 71 में हमसे सवाल किया, 1962 में हमने सवाल किया। आप लोग संसद में धरने बैठ जाते थे। सुन लीजिए, अभी मैं आपको अभी आपको मिर्ची लग रही होगी, सच्चाई बता रहा हूँ। पार्लियामेंट में कोई भी नेता को पाकिस्तानी चैनल पे कोट किया तरीका नहीं है। आपकी झूठ पकड़ता हूँ, आप बेचैन हो जाते हैं। नहीं, बीजेपी की बहुत अच्छी पॉलिसी है, जब आप पार्लियामेंट में कौन बैठता था धरने पे, कौन बैठ रहा था, कौन उस समय पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहा था 1971 में? आपको बताइए, आपको पता है? आप आज की 2014 में हमने कहा ऑपरेशन सिंदूर में कांग्रेस भारत की सरकार के साथ है, ऑपरेशन सिंदूर में कांग्रेस अपने सेना के साथ है। आप बेवजह का सवाल उठा रहे। आपने अभी कहा कि
रशिया के प्रेसिडेंट ने राहुल गांधी से मिलने से मना कर दिया। ये न्यूज आपको किसने दिया? इतने झूठ आप इतने बड़े चैनल पे बोल सकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता इस तरह की बात करेगा। कम से कम बोलने से पहले आप सोचिए आप क्या बोल रहे हैं। विपक्ष का जो नेता होता है आपके प्राइम मिनिस्टर के लेवल का होता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि उनको दूसरे देश का लोग होगा उसको अपने देश में इज्जत मिलेगा, नहीं हो सकता है। विपक्ष का नेता एक सदन में है तो भारत की सरकार के बराबर है, उसको इज्जत देने पड़ेगा। आप बोलते हैं वहां के रशिया के प्रेसिडेंट ने, पुतिन साहब ने मना कर दिया होगा। अरे ऐसी कैसी बात कर रहे हैं आप? ये देश के सर क्यों झुका रहे? और आपने कहा देश की सर राहुल गांधी विदेशों में झुकाते हैं। कौन कहता था इस देश में पैदा होना शर्म की बात है? ये प्रधानमंत्री की अल्फाज है। कौन कहता था? क्या आपको शर्म आती थी 2014 से पहले पैदा होने में इस देश में? कौन देशवासियों को शर्म आती थी? और आपको कहते हैं हम जाके शर्मिंदा। अरे आज इंटरनेट का दौर है, आप यहां बोलिए या दुनिया के किसी कोने में बोलिए, बात वही पहुंचेगी जो हम बात कहना चाह रहे हैं। बातों में चेंज नहीं आएगी। आप कहते 700,000 साल पहले भारत का इतिहास हजारों साल का होगा। और भारत बनता है 1947 के पहले नहीं था, 1947 के बाद भारत बनता है। हमने आजादी हिंद की फौज के साथ जो जंग लड़ी उसके बाद ये देश बनता है। पहले राजा महाराजा और इनके उनमें देश बटा हुआ था, कोई देश एक साथ नहीं थी, सबकी अपनी अलग अलग पॉलिसी थी। इस देश को जोड़ा तो पंडित नेहरू ने जोड़ा, सरदार पटेल ने जोड़ा, तमाम लोगों की ताकत थी, तब ये जाके देश भारत बनता है। और आप बोलते हैं हमने भारत बना दिया। भारत को बनाया तो कांग्रेस ने बनाया, भारत को बनाया तो बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान ने बनाया, कांग्रेस ने सारे लोगों ने मिलकर इस देश की रचना की, तब आज भारत बना है। तब ये भारत की ताकत है जो दुनिया हमें सलाम कर रही है, दुनिया आगे झुक रही है। चाहे वो पुतिन हो या ट्रम्प हो या दुनिया की कोई ताकत हो, आज भारत की आंखों में आंख डाल के हिम्मत नहीं होती है बात करनी। उसको बनाया तो कांग्रेस ने बनाया, भारत की संविधान ने बनाया। और आप बड़ी बड़ी बातें करते, कांग्रेस ने भारत की सर झुका दिया, कभी नहीं। भारत की सर झुकने से पहले कांग्रेस की गला कट सकती है, पर भारत की सर झुक नहीं सकती है। सर की झुकाएंगे तो आप लोग झुका सकते हैं, पर हिंदुस्तान के किसी दूसरे लोगों में ताकत नहीं है कि उसे भारत को सर के झुका दे। मैं द्विवेदी साहब के पास, बाकर साहब आई नो यू वांट टू रिस्पोंड, द्विवेदी साहब बोले नहीं। द्विवेदी साहब, राहुल गांधी जी का ये स्टेटमेंट किस प्रकार से देखते हो कि मुझे ऑपोजिशन लीडर को फॉरेन डिग्निटरी से मिलने नहीं देता, सरकार इनसिक्योर है, मोदी साहब इनसिक्योर है, सिक्योर है, जब राहुल जी बाहर भी जाते हैं विदेश में तब भी फॉरेन डिग्निटरीज उस देश का मिलने नहीं देते, किस प्रकार से देखते हो आप द्विवेदी जी? देखिए प्रदीप जी, भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो खौफजदा है विपक्ष से। माननीय राहुल गांधी से खौफजदा है असल में। विपक्ष का नेता होता है वो इक्विवेलेंट आपके प्रधानमंत्री बराबर आता है। तो अगर कोई सरकार की नीतियां पे बात चल रही है तो हम कहते हैं सोनिया गांधी को ना बुलाइए, खड़गे जी को ना बुलाइए, फलाने को ना। लेकिन प्रतिपक्ष के नेता जो होता है उसको तो पूरा दर्जा मिला हुआ है, कैबिनेट से दर्जा मिला, तो वो तो उसको तो मीटिंग में बुलाना चाहिए। उसकी भी अगर आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे बीजेपी प्रवक्ता, तो शायद मैं तो और वो कह रहा था भुखमरी थी, 80 करोड़ जनता को, 84 करोड़ जनता को आज भी अनाज दिया जा रहा है। तो क्या भुखमरी संकेत नहीं है ये क्या भुखमरी संकेत नहीं है? और अमेरिका की बात आप करें, अमेरिका के प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री जाता था 2-3 बार, अमेरिका का राष्ट्रपति उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट आता था। अब इन 11-12 से 2014 के बाद मुझे बता दीजिए कितने बार अमेरिका का प्रधानमंत्री जो है वो रिसीव करने गया। आज स्थिति ये है, माननीय ट्रम्प जी जो है वो भारत के खिलाफ बात कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? आप जो लंबी छोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे वक्ता, देखिए ये कोई डिबेट है, यहाँ कोई हम ये चीज जो सच्चाई है वो सब जानते हैं और नहीं जानते जो वो सब जान जाएंगे। अगर 2 प्रधानमंत्रियों को राष्ट्रपति रिसीव करने जा रहा है तो सम्मान देश का नहीं बढ़ा था क्या? आज कौन सी बात कर रहे हैं? क्या 2014 से पहले ये देश नहीं था? इस देश में क्या लोग नहीं रह रहे थे? इस देश में विकास नहीं हो रहा था? इस देश की जनता में क्या तमाम चीजें जो सार्वजनिक उपक्रम बने, तमाम चीजें बनी, क्या वो नहीं बनी थी? तो ये कहना गलत है कि नहीं साहब कि इस समय जो है मानते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी है, 240 सीटें देके हमारी जनता ने उनको बनाया है। विपक्ष बाकी जो उनके साथी थे उनको प्रधानमंत्री बनाया, मैं उनको नमन करता हूँ। लेकिन आप कहें कि साहब 2014 से पहले कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो ये कहना तो मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ऐसी बात लगती है, हंसी आती है।
मतलब डिबेट करने में लगता है कि कितना झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। मतलब प्रधानमंत्री कहते हैं झूठ बोलो इतना झूठ बोलो सच लगने लगे। झूठ तो बोल भैया जनता की जो है वो जनता माननीय राजीव गांधी की वजह से आज पूरी नेट पे है, आज बिल्कुल क्लियर कट है, आज एक ही चीजें जानती है। आप कुछ कहते हैं सब जनता जानती है, लेकिन जनता भी सोच समझ के निर्णय लेती है। जनता ने आपको बता दिया कि आपको 400 पार नहीं किया, जनता ने बताया आपको कि हम आपसे नाराज है, आप सुधर जाइए, समझ जाइए, वरना आने वाले दिनों में दिक्कत होगी। आप अपने जो आपका नजरिया है सर, सरकारें तोड़ना, पार्टियां तोड़ना, ये तोड़ना 2014 से पहले नहीं होता था। तो मैं द्विवेदी साहब नाम से आपकी नई नीतियां हैं। बाकरे साहब से इंडिया कंपनी जैसे आई थी यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और उसने अपना सिर्फ एकांत में व्यापार करूंगा, व्यापार करते करते 2 साल तक मैं जवाब द्विवेदी साहब मैं जवाब मांगता हूं बाकरे साहब से। बाकरे साहब, यू हर्ड बोथ, यू हर्ड सैयद नासिर हुसैन फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यू हर्ड यूबीटी संजय द्विवेदी जी। यू वांट टू रिप्लाई, राहुल गांधी जी को देश में भी नहीं विदेश में भी जब जाते हैं फॉरेन डिग्निटरी से मिलने नहीं देते। तो हाउ डू दिस चार्ज इज वेरी सीरियस, किस प्रकार से देखते हो आप? देखिए प्रदीप जी, मैंने तो पहले ही मेरे सेगमेंट में कहा है कि राहुल गांधी जी है, उन्होंने मलेशिया के प्रधानमंत्री हो, मॉरिशस के प्रधानमंत्री हो, वियतनाम के प्रधानमंत्री हो, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हो, इनसे हाल ही में मुलाकात की है। तो मुझे तो हंसी आती है कि कांग्रेस पार्टी अपने खुद के फैक्ट्स कितने झूठ कोट कर रही है। दूसरी बात ऐसा है, नासिर हुसैन साहब ने कहा कि हम संसद में हम सवाल पूछते थे, तो भाई साहब हम संसद में सवाल पूछते हैं और आपको भी पूरा हक है संसद में सवाल पूछने का, लेकिन आप जो बाहर जाके जो ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल खड़े कर रहे थे, हमारी बात उस पे है। और हमारे सदन बुलाने के लिए आप धरने पे बैठते थे, उसको करेक्ट करिए। नासिर हुसैन साहब सुन लीजिए ना, सुनने की भी आदत रखिए। नहीं, मैं सुनने की आदत रख रहा हूँ, पर आपको मैं साहब उनको कंप्लीट करने दो ना, गलत बोल रहे हैं। संसद में सवाल नहीं था, सदन बुलाने के लिए आप लोग धरने पे बैठते थे 1971 में कि सदन बुलाइए और हमको जवाब दीजिए, करिए। आपके पास आएंगे नहीं तो आप नहीं एंकर है, आप टोकिए जहां पे गलत हो रहा है, आपका फर्ज बनता है। आप बोल दिए ना, आप सुन लिया, टोकिए कि वो क्या कह रहे हैं। देखिए व्यूअर को लगेगा कि कांग्रेस यहाँ झूठ बोल के जा रही है। यू आर देयर ना, आप रेक्टिफाई करेंगे ना। बोलिए बाकरे साहब बोलिए। देखिए नासिर हुसैन साहब, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता करके जो फैक्ट्स रखेंगे वो सच नहीं रहते हैं, फैक्ट्स कुछ अलग रहते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता है उनको कितने बार पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पे रिपोर्ट किया गया। राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री द्विवेदी साहब संजय भाई खंडन करिए ना, द्विवेदी साहब उनको कंप्लीट तो करने दीजिए ना। खंडन आपको इंटरप्ट नहीं किया था, आपको जनता को अनाज नहीं दिया जाएगा। We'll give you full time to respond to that. बाकरे साहब को कंप्लीट तो करने दीजिए। बोलिए बाकरे साहब। देखिए नासिर हुसैन साहब को मैं ये कहना चाहूंगा और मैं चैलेंज करना चाहूंगा कि हमारा कोई भी नेता के बयान के ऊपर पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल कितने बार उन्होंने ये किया है, और आप कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान देखिए, उसको बाकायदा कोट करके भारत को नीचा दिखाने की कोशिश है। दिस इज अ पार्ट ऑफ द फैक्ट, यू मे डिनाई इट बट इट इज अ फैक्ट। दूसरा, संजय द्विवेदी जी साहब ऐसी बात कर रहे हैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता के ऊपर जाके वो कांग्रेस को डिफेंड कर रहे हैं। तो स्वर्गवासी माननीय बाला साहब ठाकरे जी के विचार क्या थे कांग्रेस पार्टी के बारे में, आप थोड़ा स्टडी कर लीजिए संजय भाई, फिर आपको पता चलेगा कि उद्धव ठाकरे साहब की फैमिली का इनके कांग्रेस पार्टी के प्रति क्या रूप था। मैं मेरी कांग्रेस होगी तो मैं बंद कर दूंगा, ये बाला साहब ठाकरे के ये है स्टेटमेंट से ऑन रिकॉर्ड है ये स्टेटमेंट। तो आप संजय भाई ज्यादा कांग्रेस को मत डिफेंड कीजिए। और जनता ने हमको अगर 400 पार नहीं किया तो आपको महाराष्ट्र में कहां लाके कर दिया है, आपके कितने एमएलए बचे हैं, आपके पार्टी में कितने चीजें बची है, तो आप अब जनता की तरफ ध्यान दीजिए। ये सिर्फ इधर से उधर होके कोई मतलब नहीं है, आपने आइडियोलॉजी छोड़ी है, इसलिए जनता ने आपको रिजेक्ट किया है। आपने कांग्रेस पार्टी का साथ दामन थामा है, जिसके लिए बाला साहब ठाकरे, जिसके लिए लेकिन भारत के 2 प्रधानमंत्रियों को 2 बार रिसीव करने गए। द्विवेदी जी जरा बोलने दीजिए ना, कंप्लीट करने दीजिए ना। द्विवेदी जी आपको भी सुनना पड़ेगा कि माननीय बाला साहब ठाकरे साहब ने कहा था, मैं क्या कहा था नहीं क्या तुझे पता है, आप मुझे नहीं बताइए भाई,
अरे आप क्यों ही आप बताइए कांग्रेस को मुझे, डिफेंड कर रहे मैं हैं? आप शिवसैनिक हूँ कांग्रेस यार। को क्यों डिफेंड कर रहे बाला साहब क्या हैं? कहते थे, क्या नहीं आप कहते थे, कांग्रेस आप पार्टी हमें को क्यों बताएंगे क्या? डिफेंड कर रहे हैं? नहीं नहीं, आप आप हमें कांग्रेस बताएंगे पार्टी क्या? आप कांग्रेस पार्टी को बाला साहब डिफेंड क्या कर रहे हैं कहते इसलिए थे, क्या बता रहा नहीं हूँ। कहते थे? अरे जो बाला साहब कहते थे मुझे पता है, अरे तो सुनिए मैं ना क्या द्विवेदी जी, बताऊं? मेरे को कंप्लीट तो ही नहीं ऐसी करने दे बातें रहे मत आप। करिए। बाला साहब क्या कहते संजय थे? जी, तो संजय भारत जी रत्न क्यों कंप्लीट नहीं दे दिया करना, भाई आपने? संजय जी 2 मिनट कंप्लीट करने आपने दो, द्विवेदी भारत देखिए, रत्न क्यों नहीं दे दिया? और कंप्लीट, सब द्विवेदी जी कंप्लीट करने दो ना, आपके पास आ देखिए, रहा हूं, कंपनी जवाब दे ऐसी दो। बातें कर रही है नहीं नहीं, कि आपके पास बाला आएंगे साहब ना, हमें आप विचार बता रहे हैं। जवाब क्या दीजिए। मुझे विचार नहीं पता? द्विवेदी जी बोलने दो ना, कंप्लीट करने दो, फिर आप आते हो ना, बोलिए बोलिए। देखिए सम्माननीय मेरे संजय भाई बड़े भाई है, आपको पूरे विचार पता है। मैं आपके कोई विवेक पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, मैं आपकी पार्टियों के नीति पे सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि आपको सब विचार पता होने के बाद भी आप कांग्रेस के गोदी में जाके बैठे, ये सवाल है। दूसरी बात ऐसी है, आप बोल रहे थे कि जनता ने हमको 400 पार नहीं करने दिया, 240 पे रखा। तो भाई साहब आपको कितने पे रखा है जो महाराष्ट्र की जनता ने? अभी विधानसभा के चुनाव हुए, आप क्यों बार बार कांग्रेस के दामन में जा रहे, मनसे के दामन में जा रहे? तो आप अगर जनता को सिंसियरली क्रेडिबल नहीं रहेगा तो उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी पूरी खत्म होने पे आ चुकी है, उनको बीएमसी चुनाव में भी करारी हार मिलने वाली है। तो आप तो ना भैया क्यों विचारों पे न्योता दे रहा है उद्धव ठाकरे को? कौन न्योता दे रहा है? कौन न्योता दे रहा अरे है? आप लोग बार बार कहते हैं, आपके प्रवक्ता कहते हैं कौन न्योता दे कि रहे हैं? उद्धव कौन ठाकरे न्योता दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी इंडियन शामिल हो गए। आप मुझे प्रतिनिधि थे, आपके बिल्कुल नहीं, प्रवक्ता बिल्कुल इसी नहीं, चैनल बिल्कुल पे नहीं। बार बार कहते हैं। पूछिए ना, माने बताइए जरा, न, प्रतीक जी बताइए इनको आप जरा। न, न, मैं बाकरे साहब, यू फिनिश्ड, आई गो टू, मैं पहले सैयद नासिर हुसैन साहब के पास आता हूं, देन आई कम टू द्विवेदी साहब। हैव यू फिनिश्ड बाकरे साहब? ओके, यू कैन गो। अच्छा सैयद नासिर हुसैन साहब बोलिए, यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू, अभी कहा कि आर्टिकल 370 राम मंदिर ये बाला साहब ठाकरे जी के बहुत अजीज चीज है। अब हाल ही में बहुत सीनियर जो सिटीजन थे, जो फ्रीडम फाइट स्ट्रगल में थे, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 अंबेडकर जी के जो सपना था एब्रोगेशन, वो मोदी साहब ने पूरा किया। यू वांट टू कमेंट ऑन दैट नासिर हुसैन साहब? देन बोलिए बोलिए। नहीं, आर्टिकल 370 की जब बात करते हैं तो फिर मैं पहले भी कहा, फिर से रिपीट करता हूं, धारा 300 आर्टिकल 370 जब आ रहा था तो संविधान सभा में जब ये आ रहा था, उसके वोटिंग कौन कौन कर रहे थे? क्या इनके कौन कौन लोग थे? उसका नाम बताइए। इनको पता है? डॉक्टर हेडगेवार भी वहां मौजूद थे, आपके क्या नाम है उनका, मैं भूल रहा हूँ, पंडित जी, उनको वो भी वहां मौजूद थे। तमाम लोग मौजूद रहने के बाद अगर वो पास हो रहा होता है तो आज इसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? वो कौन लेके आ रहा था? सरदार पटेल लेके आ रहे थे। धारा 370 हम थोड़ी लेके आ रहे थे, उस समय तो पंडित नेहरू विदेश में थे। वो आर्टिकल 370 कौन ला रहा था? वो बताइए। संविधान सभा में किसी ने भी उसका विरोध किया था क्या? एक का नाम है आपके पास? नहीं है ना। तो आप आज उस मतलब नहीं होता है उन सवालों का लेकर आना, जो मुद्दा भी खत्म हो गया। आपने इमरजेंसी की बात कर दी। इमरजेंसी में कौन किसको सपोर्ट कर रहा था? महाराष्ट्र का एक शेर था बाला साहब ठाकरे, वो सपोर्ट में खड़े थे और इनके नीतियों के खिलाफ थे। वो कहते थे इंदिरा दुर्गा के रूप में है, इमरजेंसी लाना बेहतर है। वो कौन कह रहा था? क्या सरदार ये बाला साहब ठाकरे नहीं कह रहे थे? बाला साहब ठाकरे ने कहा था इमरजेंसी का सपोर्ट किया था या नहीं किया था? किया था। कैसे इनकार कर सकते हैं आप? तो आज आप दूसरे पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं, तो इन्होंने क्योंकि मैं भूल जाता हूं, ये सब टॉपिक आज लंबी चौड़ी टॉपिक हो जाएगी, तो इन्होंने कहा मोदी ने कभी विदेशों में जाके इंडिया की बदनाम नहीं की। तो मैं इनको गिनती गिलाता हूं। चाइना गए 2015 में, तो क्या कहते हैं, इंडिया में जो शख्स पैदा हुआ है उसको शर्म आता है। फिर ये यूएई कतर में जाते हैं, बोलते हैं इंडिया को कैसे जाना जाता था? इंडिया मतलब करप्शन, इंडिया मतलब पैरालिसिस, इंडिया मतलब जहालत, इंडिया मतलब क्या? ये कौन बोला था 2015 में, 18 में? ये तमाम मोदी जी के स्टेटमेंट है कि 70 साल में देश में कुछ नहीं हुआ, मैं 2014 में आता हूं तब देश में आगे। क्या ये विदेश नीति के खिलाफ था या नहीं था? ये तमाम इंटरनेशनल अखबारों में छपता है कि ये डिप्लोमेट के खिलाफ गया वो। तो आज उस विदेश नीतियों के बारे में हम अगर टीका टिप्पणी करते हैं तो इन्हें क्यों बुरा लगता है? तो आर्टिकल 370 लेके आते हैं, इमरजेंसी लेके आते हैं। आर्टिकल 370 के बारे में आप पढ़ते नहीं है, कुछ जानते नहीं है, सिर्फ आर्टिकल 370 की बात करते। क्या है आर्टिकल 370? क्यों लाया गया? कैसे आया? शेख अब्दुल्ला क्यों लेके आया? उसके बारे में पढ़िए, आपको पता चलेगा। आर्टिकल 70 एक दिन में नहीं बनता है। कश्मीर उस समय भारत का हिस्सा नहीं था। कश्मीर एक आजाद देश था के रूप में आजाद हो रहा था।
वो इसको पता ही नहीं है। जब 1947 में देश आजाद हुआ उस समय 3 देश बनता है, एक पाकिस्तान बनता है, एक भारत बनता है, कश्मीर अलग हो जाता है। कश्मीर के राजा हरि सिंह कहते हैं हम देश में नहीं मिलेंगे, हमें अलग छोड़ दिया जाए। तब उनके पास जाया जाता है। उन्होंने शर्त रखा कि मुझे इस देश में आने से पहले मुझे स्पेशल स्टेटस चाहिए। उस 370 के थ्रू हमने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया। उस समय संविधान सभा में पास करा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो इनके नेता है उन्होंने उसका सपोर्ट किया। डॉक्टर हेडगेवार ने सपोर्ट किया। ये आज 370 से दामन चुरा रहे हैं। उस समय संविधान सभा में उसके साथ खड़े थे। ये कैसी बात करते हैं? संविधान सभा में कोई वोटिंग नहीं होता था। जब तक एक एक शख्स की मर्जी नहीं होगी कोई बिल वहां पास नहीं होता था, तब जाके बना। आज क्यों आपको बेचैनी होती है? क्या आप सरदार पटेल के उन चीजों पे उंगलियां उठाते हैं या बाबा साहब अंबेडकर पे उंगलियां उठाते हैं? आप किस पे उंगलियां उठाना चाहते हैं? कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाने के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई, कैसे की? इस पे या तो मैं कहता हूं प्रदीप नेमियार जी एक दिन 370 पे ही आप डिबेट रखिए, जिन तमाम मुद्दों को हटा दीजिए। फिर मैं पूरे आईने की तरह से साफ करता हूं कि 370 क्या था। 1 घंटा आप टाइम दीजिए, 1 घंटे में मैं इस बात करूंगा। ये चंद मिनटों में नहीं होता है कि 10-5 मिनट में मैं बोल जाऊं और आप समझ जाएंगे और वो आपके नासिर 1 घंटा इस पे शो रखिए सिर्फ आर्टिकल 370 पे। दूसरा कोई टॉपिक नहीं होगा। मैं उस पर पूरा डिटेल से बात करना चाहूंगा कि आर्टिकल 370 क्यों आता है। आज बीजेपी जो 1982 के बाद पैदा होती है उसे 370 से प्यार है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस वक्त कहते हैं 370 ठीक है, संविधान सभा में साथ में होते हैं, बाहर आके खिलाफ होते हैं। ये देश के साथ धोखा नहीं है तो क्या है? प्रदीप जी बोलिए, इसका जवाब देना चाहूंगा। बोलिए, जवाब बहुत झूठ फैला रहे हैं। हाँ बोलिए। झूठ नहीं फैला रहा। संविधान सभा में एक संविधान सभा तो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसका। देखिए अभी मुझे बोलने दीजिए नासिर यानी हुसैन आप साहब। यानी संविधान सभा में जो बिल पास होता है वो बाहर रोडों नासिर पे नहीं हुसैन होता था। उनका सुनिए ना, उनका सुनिए तो सही। है आपके पास तो दिखाइए अभी। एक बार सुनिए ना, 1-2-3 मिनट सुनिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए ना। बोलिए बाकिर साहब बोलिए। देखिए नासिर हुसैन साहब, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने 1950 में कहा था एक देश में 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। उन्होंने इसके लिए बलिदान दिया था। की बात करिए ना, संविधान सभा की बात करिए। 1950 की बात है ये। अरे सर 19 मैं बात कर रहा हूँ जब आर्टिकल 370 संविधान सभा में रखा जा रहा है। कोई तरीका नहीं है। नासिर हुसैन सुनिए ना, गलत बात कर रहे हैं। नहीं प्रदीप नेमियार जी गलत ट्यूनिंग में जाएगा तो फिर गलत। सरदार पटेल उसको बिल को ला रहे थे उस समय, क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसका सपोर्ट किया या नहीं किया? आपके बीच में नहीं बोला हूं मैं। सुनिए ना आप रोड की बात कर रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं आप संविधान सभा की बात करिए। सैयद साहब जरा सुनिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए ना प्लीज। जस्ट लिसन टू व्हाट ही सेज, लिसन एंड देन आपके पास आता हूं ना प्लीज। बोलिए उनके। देखिए 1950 में स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था 1-2 संविधान 2 प्रधान इस देश में नहीं चलेगा, उसके लिए उन्होंने बलिदान दिया है। और नासिर हुसैन साहब आप यहाँ बोल रहे हैं कि भाई क्या बलिदान दिया है? जरा बलिदान का नाम तो बताइए, कौन सा बलिदान दिया है? नासिर हुसैन साहब अगर आप बीच बीच में बोलेंगे तो मैं आपको भी टोक सकता हूं। आप बताते भी सुनिए ना, हमें भी मालूम हो। ये अच्छा डिबेट चल रहा है। नासिर हुसैन साहब सुनिए ना, आपके पास वापस आऊंगा। डिबेट की गंभीरता को समझिए ना। बोलिए बाकिर साहब। नासिर हुसैन साहब 2-3 मिनट सुनिए ना प्लीज, सुनिए बोलिए। देखिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था 2 विधान 2 प्रधान इस देश में नहीं चलेंगे। नासिर हुसैन साहब कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 370 को आज बोल रही है। अरे भाई साहब, हमारा जब से जनसंघ है तब से हम 370 का विरोध कर रहे हैं, आज का विरोध नहीं है। और माननीय बाला साहब ठाकरे साहब ने भी 370 का पुरजोर विरोध किया, उनके कई स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड है। और आप जो गलत जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा जो कबालियों का अटैक हुआ था तब पंडित नेहरू साहब ने ये रोका था हमारे आर्मी को, नहीं तो आज पीओके भी नहीं रहता, पूरा कश्मीर हमारा रहता। उन्होंने यूएन में जाके कश्मीर का मुद्दा लेके गए। तो किस तरीके की राजनीति आप लोगों ने की है उस वक्त, और उसके कारण देश का कितना नुकसान हो रहा है। आज जम्मू कश्मीर का जो प्रॉब्लम है ये जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी की देन है। देश का विभाजन जो हुआ है वो कांग्रेस पार्टी की देन है, जिसके कारण आज देश को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। तो आप कांग्रेस पार्टी के जो पुराने जो काम है उससे आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। और आप कोई भी चीज गलत कोट मत कीजिए। 370 का विरोध जो है भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से 1950-51 से जमाने से विरोध कर रही है, और हमने इसको हटा के दिखाया। आपके लीडर्स चैलेंज करते थे फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर में कि आप 370 को हाथ लगा के दिखिए, कश्मीर में खून की नदियां बहेंगी। हमने 370 भी चेंज किया, हमने कश्मीर को शांति प्रिय भी बनाया। आज वहां युवक बहुत
उनको बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो देश को सही में इंटीग्रेशन जो 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर का हुआ है, वो 370 हटाने के कारण हुआ है। आप कोई भी लॉ पार्लियामेंट में पास करते थे, उसमें लिखते थे इट डजंट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये 370 के कारण आपने जम्मू एंड कश्मीर को अलग रखने की जो कोशिश की थी, वो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने उसको देश के साथ इंटीग्रेट किया है और वहां की जो आतंकवादी गतियों को एकदम मिनिमम पे लाया है। और आपके जमाने में पूरे देश भर में जो बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, उसको भी मोदी साहब ने कंट्रोल किया। कश्मीर में भी जो रोज आए दिन आतंकवादी हमले थे, उसको भी कंट्रोल किया है। और कश्मीर का जो युवा है आज वो प्रगति की ओर देख रहा है। आप कई पीओके के लोगों के स्टेटमेंट देखिए, वो बोलते कि हमको भी भारत में मर्ज होना है, हमको भी मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भी विकास होना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी 370 को डिफेंड करती रही है, आपके नेता संसद में डिफेंड करते रहे, और उसका कोई लॉजिक नहीं था। 370 बोल रहे हैं कि टेम्पररी प्रोविजन करके आया था, आपने उसको 60 साल 70 साल खींच लिया। आपकी मंशा क्या थी 370 रखने? व्हाट वाज द रीजन फॉर? I tell you the reason. I tell you the reason. I give you the example. Why to come? मैं देता हूँ ना आपको देता हूँ ना। 70 साल क्यों रखा बताइए ना। हाँ, सिर लकिए ना, बोलता हूँ ना। सैयद साहब एक मिनट, सैयद साहब 2 मिनट द्विवेदी साहब को बोलने दो, बिकॉज ये बाला साहब का टॉपिक है। आर्टिकल 370 एब्रोगेशन, अंबेडकर, बाला साहब जी और अंबेडकर जी का सपना बीजेपी ने पूरा किया। एकनाथ शिंदे जी का भी कहना है। द्विवेदी साहब बोलिए, उसके बाद मैं सैयद साहब के पास जाता हूँ। द्विवेदी साहब देखिए, तो भाई बात हो रही है, वंदे मातरम जय हिंद को संसद भवन में बोलने से मना कर दिया गया है। वहां पे ला दिया गया है कि साहब आप वंदे मातरम और जय हिंद आप संसद भवन में नहीं बोलेंगे। तो क्या बाहर भी नहीं, बाहर जो अगर इनके जो इन्हीं के नेता है बाहर बोलेंगे, वो कल वो कहेंगे साहब वंदे मातरम जय हिंद हमने तो कभी मना नहीं किया था। ये बात यहाँ पे ये नहीं हो रही। बाला साहब ठाकरे ने क्या कहा? बाला साहब कहते थे कमलाबाई का कोठा है, वो तो बीजेपी कहते थे कमलाबाई का कोठा है। तो अब उनसे पूछे कमलाबाई कोठा क्यों कहते थे? हमें तो आता नहीं समझ में आया। तमाम ऐसी बातें करते थे बाला साहब ठाकरे। देखिए, बाला साहब ठाकरे थे विचारक, उनकी अपनी नीतियां थी, उनके सिद्धांत थे, उनका राष्ट्र प्रेम था। उन्होंने कभी कुर्सी से प्यार नहीं किया, जो आज भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कुर्सी से प्यार करते हैं, उन्होंने कभी कुर्सी से प्यार नहीं किया। जब मैं मिलने गया तो उन्होंने हमसे पूछा, उन्होंने कहा कि हमारे पास फलाने हैं मंत्री बनने का, जब मंत्री बनने का, तुम्हें मंत्री बनने का, उनको मंत्री बनने का, हमें मंत्री बनने का नहीं है। हमें तो यहाँ पे बैठ के शिवसेना संगठन को चलाना है। और चाहे कांग्रेस से मिलने की बात करते हैं, सर आपका ज्ञान ही इतना कमजोर है जिसके वजह हमें तो आश्चर्य होता है, दूसरा आश्चर्य होता है बीजेपी प्रवक्ताओं को कि एक सूत्री का आंख देखते हैं, ये इनकी एक आंख चलती है, बस एक आंख से देखते हैं। माननीय बाला साहब ठाकरे ने इंदिरा गांधी जी का चुनाव प्रचार किया, समर्थन किया था, चुनाव में समर्थन किया था। अगर इंदिरा गांधी जी 84 का देहांत न होता तो शायद आगे तक कांग्रेस का समर्थन माननीय प्रधानमंत्री माननीय बाला साहब ठाकरे करते रहते। इंदिरा गांधी जी बैंड लगाने जा रही थी, बाला साहब ठाकरे मिले तो उनके पीए मिलने नहीं दे रहे थे। लेकिन इंदिरा गांधी जब मुलाकात हुई है तो कम से कम 4 से 5 घंटे कंटिन्यूअस मुलाकात हुई है और उन्होंने बैंड नहीं लगाया। तब हमारा जो बना शिवसेना भवन उसके बाद बना था, ये आप समझ लीजिए। तो आप कहते हैं कांग्रेस से गठबंधन हमने कर लिया। आपने पीडीपी से गठबंधन क्यों कर लिया? जेडीपी से गठबंधन क्यों कर लिया आपने? आप पीडीपी से गठबंधन कर लो जो क्लियर आतंकवादी संगठन था, जो आतंकवादी जिसको आपने नजरबंद किया आतंकवादी घटनाओं के लिए, उनसे आपने गठबंधन कर दिया। क्या कांग्रेस पार्टी नासिर भाई कहते हैं कि इनकी आतंकवादी संगठन इनका है, इनका आतंकवादियों से संपर्क है, ये देश हित में बात नहीं करते। जिस पार्टी ने 65 साल देश के हित में, देश को बढ़ाने में पूरा सबका जीवन लगा दिया, 2 प्रधानमंत्री ने अपनी बलि दे दी, क्या मतलब है इसका? क्यों उन्होंने क्यों किया? श्रीलंका की मदद करने की वजह से माननीय राजीव गांधी की डेथ हुई। आपका यहाँ पे पंजाब में जो हमारा स्वर्ण मंदिर है उसकी वजह से हमारी माननीय इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई। तो मैं ये कहता हूँ इस तरह की जो बातें जो आप लोग करते हैं ये देश में नहीं है। आप ये सोचिए कि इस देश में डॉलर कैसे कम किया जाए, जो 90 रुपए से पार जा रहा, जिसका आप ही विरोध करते 2014 जो आपने संकल्प लिया था, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, महंगाई मुक्त भारत, बेरोजगारी नहीं रहेगी, तमाम ऐसे आपने वादे किए थे।
वो बच्चे कहाँ चले गए? आज भ्रष्टाचारी जो है वो आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और उनका भ्रष्टाचार खत्म हो जा रहा है, 90 रुपए डाल के दाम चले जा रहे हैं। तो ये चीजें जो आप देख रहे हैं इस पे अगर विचार करें, लेकिन आप जो सिर्फ एक निश्चित है कि राहुल गांधी जी ने क्या बोला, आप ये नहीं जानते प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला। प्रधानमंत्री 50 करोड़ की जर्सी गाय, पता नहीं क्या तमाम चीजें ऐसी बोली है इस देश रह के। द्विवेदी जी, मैं आप नहीं देख पा रहे हैं, सैयद नासिर उसको आप हुसैन नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप बात कहते हैं देश में अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? विपक्ष की इतनी इज्जत थी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत खराब थी, उनका था लीवर या उनको कुछ ऐसी बीमारी थी, और माननीय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनको मालूम चला कि साहब उनको कोई दिक्कत है जिसका इलाज अमेरिका में होता था, अमेरिका में इलाज नहीं करा पा रहे थे, वो कुछ फंड की दिक्कत है, जो भी दिक्कत थी, उन्होंने एक जो वहां पर जा रहा था प्रतिनिधिमंडल उसमें उनको शामिल किया और उनका इलाज कराया। इंदिरा गांधी ने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को वो विपक्ष में थे, रिलेशन अच्छा था, बाहर भेजा। आज आपके पास क्या है? रिलेशन अच्छा था, आप हाईलाइट कर रहे हो। के लिए शराब घोटाला ले आया दिल्ली में शराब घोटाला लाके आपने पूरी उधेड़-बुन मचा दी। अब शराब घोटाला कहाँ चला गया? अब सरकार आपकी बन गई, शराब घोटाला गायब हो गया। मैं पूछता हूँ, इसी तरह से महाराष्ट्र में तमाम सुशांत सिंह राजपूत आ गए, कहीं कोई आ गया, कहीं कोई आ गया, लेकिन मेरे डिबेट चल रही जबर सिंह की सीबीआई क्या रिपोर्ट दी नहीं। तो आप जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं देश में, ये बिल्कुल आप कर लीजिए, आज नहीं कल यही जनता आपको दिखाएगी कि क्या होता है। यस, मैं सैयद नासिर हुसैन साहब, यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू समीर बाकरे साहब, बोलिए। नहीं, मैं समीर साहब से जो सवाल था शायद वो उसको बोलते हैं बड़े नजदीक से काट देते। मैं कह रहा हूँ 1959 में संविधान सभा में जब पास हो रहा था, सरदार पटेल और एन गोपाल स्वामी वहां पे थे जब वो रख रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसी संविधान सभा में थे, उन्होंने क्यों नहीं मुखालफत की? इसका जवाब है इनके पास। ये रोड पे आके मुखालफत मत करने की बात करी कि हमने 50 में बाहर आके मुखालफत की। वहां संविधान सभा में एन गोपाल स्वामी थे, सरदार पटेल रख रहे थे, पंडित नेहरू तो थे नहीं वहां। तो आप उस समय अपना विरोध दर्ज करते तो इतिहास में दर्ज हो जाता, इतिहास के उस पन्ने में संविधान सभा में आपका नाम होता। वहां आपने समर्थन देते हैं, बाहर में आके आप ड्रामा करते हैं तो नहीं चलेगा। संविधान सभा में जब पास हो रहा था तो संविधान सभा उसमें लिखा गया था, संविधान सभा 1957 में कश्मीर में भंग हो गया तो उन्होंने उसकी सिफारिश नहीं की। क्या लिखा था? ये टेम्पररी है, जब भी वहां की विधानसभा यहाँ राष्ट्रपति को भेजेगी वो हटा देंगे। वहां की विधानसभा ने नहीं भेजा इसलिए नहीं हट रहा था, मगर उसकी दम तो हमने निकाल दिया था। वहां क्या होता था? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उसकी हालत खत्म करके हमने क्या किया? वहां लोकतंत्र लाया, वहां गवर्नर लेके आते हैं, वहां मुख्यमंत्री लेके आते हैं, वहां अपना विधानसभा देते हैं। ये सारी दम 370 सिर्फ नाम की थी, वहां कोई काम नहीं था, वो खत्म हो चुकी थी। मगर आप उसको मुद्दा बना रहे। कश्मीरियों में आज भी आप कहते हैं टेररिज्म खत्म हो गया, तो पुलवामा कैसे हो गया, पहलगाम कैसे हो गया, ये उरी कैसे हो गया? ये तमाम आतंकवादी घटना हुई था आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद। क्यों हुआ? तो ऐसा नहीं हर चीज को आप किसी एक आर्टिकल से जोड़ देते हैं। आपके पास जवाब नहीं होगा तो राम मंदिर ले आओगे, 370 ले आओगे, कभी कुछ ले आओगे। अरे मुद्दे पे बात करिए ना। आज के नौजवानों के लिए कभी आपके बात सुनेंगे? पूरे डिबेट में हमारे किसानों के लिए सुनेंगे? कौन सा तुमसे वो कायनात मांग रहे हैं? वो अपने जीने का हक ही तो मांग रहे हैं। वो अपने जमीन पे तुमसे क्या मांगेंगे? क्या अपने जमीन पे तुमसे आसमान मांग रहे हैं? अरे वो तुमसे मांग रहे बीज दे दो, पानी दे दो, खेतों में पानी पहुंचा दो, यही तो मांग रहे। नौजवान क्या मांग रहे? कि हमें रोजगार दे दो। हम तुमसे कायनात नहीं मांग रहे, कोई फलक नहीं मांग रहे, रोटी के लिए थोड़ी नमक ही तो मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं बेचारे? उन्हें वो नहीं दे सकते हो तो आर्टिकल 370 का आज कोई मुद्दा नहीं। मैंने कहा ना, कभी प्रदीप जी आप रखिए तो सिर्फ इसी मुद्दे पे रखिए, तो हम इस मुद्दे पे करते हैं, क्योंकि चंद मिनटों में आप लाते हैं वो मैं पूरा डिस्प्ले एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। ये झूठ बोल के लोग निकल जाएंगे, मैं अपनी बात को खत्म नहीं कर पाऊंगा। मैं बोलने के लिए मुझे बहुत टाइम चाहिए। मैं जानता हूं इमरजेंसी और इस पे आपका स्टडी आता आर्टिकल 370, बट मैं सैयद नासिर हुसैन साहब मैं आपको पूछना चाहता हूं। मोहन भागवत जी ने हाल ही में कहा कि when Prime Minister Modi speaks, the world leaders listen. मोहन भागवत जी ने तारीफ किया मोदी जी के कि आज हमारे पास वो स्ट्रेंथ है मोदी साहब, कि मोदी साहब जब बैठ के बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड लीडर्स सुनते हैं, they listen what he is speaking.
तो किस वो प्रकार दुनिया से? के सबसे, बोलते हैं ना, मोहन भागवत जी से दुनिया के सबसे ज्ञानी है, दुनिया के सबसे बड़े पंडित भी हुए हैं। राम मंदिर की सारी शंकराचार्य चले गए, सब चले गए, वही जाके उद्घाटन भी करेंगे, वही यही यही वो साहब है आरएसएस के चीफ, जो कहते थे हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हैं, कोई पार्टी मुझसे समर्थन ही मांगने नहीं आती, हमारा बीजेपी से कोई मतलब नहीं, वो हमारे आइडियोलॉजी से चलती है मगर हमारा कोई समर्थन नहीं है। यही इनके बातों पे मैं कैसे यकीन करूं? कल कहते हैं कि हम बीजेपी के साथ नहीं है, फिर बोलते हैं बीजेपी के साथ है, फिर कभी राम मंदिर पहुंच जाए। तो इनसे बड़ा ज्ञानी, इनसे बड़ा सच्चा इस देश में कोई नहीं है। इनको समझ पाना मेरे लिए मुश्किल है। कभी महिलाओं को सम्मान नहीं दिया, महिलाओं के लिए कुछ काम नहीं किया, और ये आरएसएस हमें बताती है कि ये सही है वो गलत है। अरे कभी महिलाओं को सम्मान देते हो आप? कभी अपने मंचों पे? अरे उन महिलाओं से अपने पैर धुलवाने वाले लोग आरएसएस के चीफ, वो हमें ज्ञान देंगे और हम उससे ज्ञान लेंगे? अरे हमें मालूम है इस देश का ज्ञान क्या है और हमें कैसे चलाना है। हमने 70 साल देश को चलाया है, 70 साल में देश को विकास किया है। 70 सालों में किस तरह दूसरे देश में प्रधानमंत्री जाते थे, राष्ट्रपति जाते थे, क्या रिस्पेक्ट मिलता था, वो कैमरे में रिकॉर्ड है, कभी भी देख सकते हैं। किस तरह रशिया चाहते थे तो रशिया की पूरी तमाम, लगता था सड़कों पे उतर गए। अमेरिका जाते थे तो तब के राष्ट्रपति वहां छतरी लेके खड़े रहते थे। तो दुनिया ने देखा है। आज आप बोलते नहीं ये वीडियो का दौर है, कुछ भी बनाइए और बोलते रहिए, आज मैं बार बार कहता हूँ दूसरा पार्ट आप सुने नहीं। सिर्फ तारीफ, एक शख्स की तारीफ में पूरी अखबार है, पूरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, एक शख्स की तारीफ में कसीदे पढ़ते जाइए, दूसरा पार्ट पढ़ के लोगों के दूसरा पार्ट में जवाब देके मैं फिर बाकर साहब के पास आऊं। दूसरा पार्ट यह है कि राहुल गांधी जी ने कहा कि बर्बाद अर्थव्यवस्था, डेड इकोनॉमी, और आरबीआई के जो इकोनॉमी है 8.2 ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ इन द सेकंड क्वार्टर, मींस दोनों मिला के मैं बोल रहा हूं। मोहन बाबू जी का स्टेटमेंट, मोदी जी और राहुल जी का स्टेटमेंट, बर्बाद अर्थव्यवस्था, उस फिर टिप्पणी करके मैं फिर बाकर साहब के पास जाता हूं। नहीं, अभी मैं कुछ दिन इकोनॉमिक्स टाइम से पढ़ रहा था, इंडिया के जीडीपी को सी ग्रेड में रखा गया है। ये मैं तो नहीं रख रहा हूं ना, जो बाहर की मॉनिटरिंग करने वाली एजेंसी है वो हमारे जीडीपी को सी ग्रेड में रखती है, बोलती है हालत बेहतर नहीं है इंडिया की। मगर इकोनॉमिक्स टाइम्स में मैं पढ़ रहा था 2-3 दिन पहले, तो आप कैसे तारीफ करते हैं वो इनसे ही पूछिए। ये पेपर में सब कुछ बोलते हैं ना, फाइलों में गांव के रंग गुलाबी है, तुम्हारे ये आंकड़े झूठे हैं, ये बातें किताबी है, कहते रहिए किताबों में सब कुछ है। जो 80 करोड़ 90 करोड़ लोगों को 5 किलो पे जिंदा रखता हो वो हमसे बात करता हो। पर कैपिटा इनकम आज भी हिंदुस्तान की सबसे कम हो, बिहार जैसे राज्यों में 66,000 हो, हिंदुस्तान में 1,70,000 हो, वो पर कैपिटा इनकम में भी हम दूसरे से बहुत पीछे हो। पर जीडीपी में हाँ, चंद लोगों के पास पैसा है, चंद लोगों के पास खुशियां है, चंद लोगों के पास हिंदुस्तान की तमाम दौलत है, चंद लोगों की दीप इस दिया में जलती रहेगी, आम लोगों की दिया बुझती रहेगी। यही तो है ये जीडीपी का खेल। इस खेल को गरीबों के थालियों में कुछ नहीं आने वाला है। बोलते ना, चंद लोगों की खुशियां जो लेकर चले ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। चलाते रहिए आप ऐसे दस्तूर को। मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। बाकर साहब, आप इस चीज को, और जो इंडिगो जो आज जो फियास्को हुआ है 2 दिन से चल रहा है, और राहुल गांधी जी वहां पर भी कमेंट किया है इंडिगो, उन्होंने कहा गवर्नमेंट मोनोपोली मॉडल, क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट मोनोपोली मॉडल राहुल गांधी जी ने। बोलिए बाकर साहब। देखिए, नासिर हुसैन साहब और उनके पार्टी के लिए एक शेर बहुत फिट बैठता है कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। तो कांग्रेस पार्टी, मैं आपको इनके 2 बयानों के बीच की बात बता रहा हूं। ये बोलते हैं कि भाई साहब हमने 70 साल विकास किया, हमने देश को बड़ा किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। हमने जब 2014 में सत्ता संभाली थी तो 55 करोड़ लोगों के अकाउंट भी नहीं थे, लोगों के पास शौचालय नहीं थे, लोगों के पास पीने का पानी नहीं था, लोगों के गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो नासिर हुसैन साहब, आपकी जो पार्टी है ना, 70 साल में क्या किया है देश ने, आपको हर बड़े राज्य में 5वें नंबर पे पहुंचा के दिखा दिया है। दूसरी बात ऐसी है कि ये सम्माननीय हमारे परम पूजनीय डॉक्टर मोहन भागवत जी के बारे में कुछ गलत सलत कह रहे हैं।
अरे आपको समझ में नहीं आएगी संघ की आइडियोलॉजी, क्योंकि संघ जो है विश्व हम्म। कल्याण की बात करता सरदार है। पटेल भी नहीं समझे थे उन्हें। संघ सरदार संघ पटेल अखंड हम भारत तो की नहीं बात समझे करता थे, है। पर हमारे देखिए पार्टी नासिर के हुसैन नेता साहब, सरदार आप पटेल थे, सैयद नासिर उन्होंने इनको बैन सुनिए कर ना, दिया था। आप सैयद इतनी नासिर हुसैन तारीफ साहब कर रहे सुनिए हैं ना, आरएसएस की। 2 मिनट सुनिए ना, उसके बाद बोलिए ना। कीजिए। सैयद नासिर हुसैन साहब, इसके बाद फाइनल वर्ड आप बोल देना। बोले बोले बाकी साहब। देखिए सम्माननीय डॉक्टर मोहन जी भागवत के बारे में अपशब्द करना, और आपको कोई आइडियोलॉजी अपशब्द नहीं कह समझेगी रहा नहीं था, है, फिर आप गलत कह क्योंकि रहे हैं। अपशब्द नहीं मैंने एक नहीं वर्ड भी नहीं सुनिए कहा है, सुनिए ना मेरी सुनिए आदत है। सुनिए मैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ, आप गलत कहेंगे इसलिए टोकता हूं। अपशब्द वर्ड सुनिए मैंने यूज नहीं, कौन सा ठीक है, अब शब्द अनपार्लियामेंट्री नहीं वर्ड किया। उनके लिए मैंने यूज बाकी किया, आप साहब, अपने चैनल पे बताइए। सैयद जी कंप्लीट कर दो। बोले बोले बाकी साहब। देखिए आप संघ के बारे में जो गलत भ्रांति फैलाते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। संघ में राष्ट्रीय सेविका समिति करके महिलाओं का अलग संगठन है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में पुरुष रहते हैं। तो आप महिलाओं के बारे में प्रेम का तो आप बात मत कीजिए। भारतीय नारी का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है, इसलिए वुमेन रिजर्वेशन बिल लाया है। आपके अच्छा। स्वर्गीय राजीव गांधी वोटों स्वर्गीय की राजीव राइट किसी ने दी अरे अरे 1926 में, अरे कराची भाई का साहब, अरे हमारा सुनिए ना, अधिवेशन आप देखिए। बीच में सैयद सुन बोलते लीजिए, रहेंगे तो ये डिबेट 1931 का, सैयद नासिर सुन हुसैन लीजिए, साहब आपने सुनिए ना। महिलाओं की ये बात करी है। प्रदीप जी, ये क्या है? 1931 सैयद जी का उनको, कराची क्या है? अधिवेशन सैयद जी कांग्रेस उनको, ने देख आपका लीजिए। लंबा चौड़ा महिलाओं डिटेल्ड को बात किया, वोटिंग थोड़ा राइट उनका भी सुनिए देता ना। है, तो प्रदीप कांग्रेस देख जी ले। नासिर हुसैन साहब, आपने नासिर हुसैन डिटेल साहब, 10 मिनट सुनने की बात किया, आदत किसी ने रखिए। इंटरप्ट नहीं किया। 10 मिनट से ऊपर आपने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया। अब सुनिए ना आपको इनका। नासिर हुसैन साहब, पहले तो बी अ गुड लिसनर इन लाइफ, इसलिए आपकी कांग्रेस पार्टी नीचे जा रही है। आप जनता की आवाज नहीं छोड़ सुन दीजिए, पाते, तुरंत बोलना चाह रहे हैं। आप चिंता दूसरी ना बात, करिए सर, हमारी देखिए चिंता देखिए ना करिए, देखिए आप अपनी देखिए चिंता करिए। देखिए वापस बात हम कर नीचे रहे जा बीच रहे हैं में। या ऊपर जा रहे हैं वो देखिए छोड़ दीजिए आप। देखिए आप बीच में मत बोलिए ना नासिर हुसैन नहीं, साहब, मेरे आप को कमेंट मेरा पर्सनली मेरे मत टर्न पे करिए ना, बोलने हम नीचे दीजिए। जा रहे हैं या ऊपर मेरे जा रहे हैं। मेरे टर्न आप पे अपनी बोलने बात रखिए। दीजिए। नहीं, मेरे आप टर्न अपनी पे बात बोलने रखिए दीजिए ना, ना। कैरी ऑन। हाँ, तो आप क्यों बीच बीच में बोल रहे बार बार? आप कैरी ऑन सर, बोलिए ना सर। नासिर हुसैन साहब, संघ को समझना कांग्रेस पार्टी की नहीं कैपेसिटी है। संघ को अखंड भारत और राष्ट्रीयता की विचार है, और ये विचार संगठन का वैचारिक संगठन है, जहां पर व्यक्ति निर्माण और राष्ट्र निर्माण का काम होता है। और आप संघ के बारे में पढ़ना है तो मैं आपको अलग से बता सकता हूं, लेकिन मुझे पता है कांग्रेस पार्टी को संघ से क्यों डर लगता है, क्योंकि राष्ट्रीयत्व की बात करने वाले संगठन से कांग्रेस पार्टी को जरूर डर लगेगा। दूसरी बात ऐसी है कि आप बार बार ये कोट कर रहे थे कि इकोनॉमी में ऐसा हो रहा है, इकोनॉमी में वैसा हो रहा है, तो मैं तो आपको प्रूव करके दिखाया कि आप बोल रहे 70 साल विकास किया, तो फिर 55 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट क्यों खोलने पड़े भाई साहब हमको? तो कैसा है, कांग्रेस पार्टी शुड एक्सेप्ट कि हमारी गलतियां हुई है, और वो गलतियों का सुधार नहीं करेंगे, राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते रहेंगे तो नीचे ही जाने वाले। और आप महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, स्वर्गीय राजीव गांधी साहब ने एक गरीब महिला शाहबानो का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था उसमें जाके संसद में कानून बदला है। ये महिलाओं के प्रति आपकी रिस्पेक्ट की एक बहुत बेमिसाल मिसाल है। तो आप कैसे है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति के लिए वो महिलाओं का सम्मान छोड़ो, ट्रिपल तलाक को भी उन्होंने अपोज किया, उन्होंने 370 को अपोज किया, उन्होंने भगवान श्री राम मंदिर के इनॉग्रेशन में लिख के भेजा कि हम नहीं आने वाले हैं। अरे भाई साहब, आपको नहीं आना है तो मत आइए ना, आप लिख के भेज रहे हैं कि भगवान, और तो भगवान श्री राम का कोप कांग्रेस पार्टी पे हो गया। और कांग्रेस पार्टी की आप हालत देखिए, बिहार में आप छह सीटें जीत पाए 63 में से, जहां हर जगह एनडीए की सरकार बन रही है, हर जगह जनता मोदी जी के साथ है, महाराष्ट्र में हर जगह देवेंद्र जी के साथ जनता है। तो यूबीटी हो या कांग्रेस पार्टी हो, क्योंकि ये परिवारवाद की पार्टी है, ये परिवारवादी पार्टी है, इसलिए जनता इनको बार बार रिजेक्ट कर रही है। अगर इन्होंने अभी अभी नहीं सुधरे ये, तो और नीचे जाने वाले हैं। हम तो हमारी राष्ट्रीय विचार लेके चल रहे हैं, हमारे ऊपर सत्ता का प्रेम नहीं है, हम तो देश के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी का कौन सा परिवार है भाई साहब? ये राहुल गांधी और बार बार विदेश जाते हैं, मोदी जी तो 24 घंटे काम करते हैं। तो कोई परिवार नहीं है, देश हित में संघ के लोग काम करते हैं, देश हित में मोदी जी काम कर रहे हैं। और ये डॉक्टर जी नहीं कर रहे हैं। आप पुतिन साहब का स्टेटमेंट देख लीजिए, आप पूरे दुनिया के सभी बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट देख लीजिए, उसमें ये क्लियरली आता है कि मिस्टर मोदी इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड, और उन्होंने उनका एक बार बार प्रूव किया है। तो सैयद नासिर हुसैन साहब, आप देश हित में बात कीजिए, आप हमको क्रिटिसाइज कीजिए, चलता है, लेकिन देश को क्रिटिसाइज मत कीजिए। प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी की क्या हो गई है कि मोदी जी को क्रिटिसाइज करते करते आप वो सीमा भूल चुके हैं
कि देश को भी आप क्रिटिसाइज करते हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर में आपको देश का हर नागरिक बता सकता है कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड पूरे देश की जनता ने रिजेक्ट किया। इतने सर्वेज रिपीट हुए, कर रहे हैं इतना आप, सिर्फ ओपिनियन अपने है। रिपीट कर रहे हैं आप, रिपीट कुछ नहीं नई कर बात रहे, कर बात रहे हैं आपको कांग्रेस आप। पार्टी की ये बात आइडियोलॉजी समझा रहा हूँ। सुबह ओपनिंग में भी बोल रहे थे, फिर वही बात अटके। आपने आपके पास दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट शब्द ही नहीं है। अरे भैया, आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अलावा कौन सा शब्द था? आप नहीं वही नहीं, वही आप वही अपने वही रिपीट कर रहे हैं बार आपने बार, 50 ऑपरेशन 50 सिंदूर, बार आपने ऑपरेशन सिंदूर, कॉन्स्टिट्यूएंट इसके अलावा असेंबली की क्या बात कर रहे की। हैं आप? आपने 50 बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की। मैं आपने इस 50 बार आपने कॉन्स्टिट्यूएंट मैं तो असेंबली मेरा की बात सब्जेक्ट की। ही नहीं है, तो आप आपके पास 370 कौन सा 370 सब्जेक्ट कर रहे है? हैं, तो क्या कांग्रेस जवाब पार्टी दूं? के पास कौन सी आइडियोलॉजी है? नहीं तुष्टिकरण की मेरी आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी है। तो बहुत बाकी है। देश अब चलिए इसके आप कौन सी बोलिए। जरा आइडियोलॉजी प्रदीप बची जी, है? थोड़ा हमें आप समय दे बताइए, दीजिए। आज भी आपका प्रदीप 370 जी, का थोड़ा स्टैंड समय दे बताइए। दीजिए। छोड़िए आप। The final comment from Dwivedi ji. We end. Dwivedi ji, final comment before we close down. बोलिए Dwivedi ji. प्रदीप जी, बड़ी अच्छी बात अभी हमारे प्रवक्ता जी ने भाजपा के कही है। हाँ। 55 करोड़ जनधन अकाउंट उन्होंने खुलवाए, खुलवाए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कभी पैसा देके वोट नहीं खरीदा। पैसा देके वोट नहीं खरीदा। कांग्रेस पार्टी ने जो वोट खरीदे हैं, जो वोट लिए हैं, 65 साल राज किया, 56 साल राज किया, वो उन्होंने अपने कार्यों से किया कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, जिससे हमारे गरीबों को भी लोन मिले, किसानों को भी लोन मिले। अब ये संकल्प करते हैं, संकल्प देते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे और भ्रष्टाचारी को भी अंदर लेते चलिए। ये कहते हैं महाराज को, कहते हैं गारंटी हमारी है 10। ये 10 गारंटी है जिसमें किसानों का ऋण माफ हो जाएंगे और 2100 रुपए हम देंगे। जो हमारी महिलाएं हैं उनको 2100 रुपए देंगे, शिव भोजन थाली देंगे और मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा कराएंगे, तो 25 लाख नौकरी देंगे। तमाम ऐसी इन्होंने तो वादे नहीं निभाए द्विवेदी जी। कटौती, तमाम ऐसी उन्होंने बातें कही, वी- लेकिन वो सब गायब हो गए। अब प्रधानमंत्री जो खुद कहते थे कि साहब ये रेवड़ी नहीं बांटनी चाहिए, जो रेवड़ी का विरोध करते थे, जब अब अरविंद रेवड़ी केजरीवाल दिल्ली में उन्होंने बांटा तो रेवड़ियों का विरोध करते थे। लेकिन आज इसी पैसे से बिहार चुनाव जीत रहे हैं, महाराष्ट्र चुनाव जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश चुनाव जीत रहे हैं, और पैसे की दम पे 50 हो गए, एकदम हो गए, पार्टियां तोड़ रहे हैं। ईडी सीबीआई जितनी भी इनकी एजेंसियां हैं, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग में सैयद नासिर हुसैन साहब, you can finish. चुनाव आयोग में तो आपके विधायक हो, आप पार्टी बना लीजिए, और न संविधान चलेगा चुनाव आयोग में, न कुछ चलेगा। अब तो विधायक आ जाए, पार्टी बना लीजिए, या विधायक तोड़ लीजिए, नई पार्टी बनवा लीजिए, या उसी पार्टी के नाम दे दीजिए। तो भैया ये जो कार्य आप कर रहे हैं, ये कार्य देश हित में नहीं है, ये पार्टी हित में है। आपने क्या, जब कांग्रेस पार्टी चंदा लेती थी उनका तरीका अलग था। आपने चंदा के लिए एक बढ़िया एक चीज बना दी, जो जिसको क्या मैं नाम भूल रहा हूँ, फाइनल एक मिनट संक्षेप। चंदा। नासिर हुसैन साहब, फाइनल वर्ड फ्रॉम यू। फडणवीस साहब ने कहा, आगे पास आ रहा है। अभी हमारे दोस्त अभी बीजेपी के वक्ता ने कहा कि आरएसएस को कांग्रेस कभी समझ ही नहीं पाई। सच है कि हम नहीं समझ पाए, क्योंकि सरदार पटेल नहीं समझ पाए थे। सरदार पटेल ने 3 बार जब बैन लगाया तो उनको भी समझ में नहीं आएगा आरएसएस की कौन है, क्या नीति रही। आज तक वो संगठन जो नाम है ना, गांधी जी ने लिखा था ना, वो आज तक वो उसी में है, संतशील में है। उन्हें कभी क्लीन चिट नहीं मिल गया। एक शख्स सुबह आज तक उनके ऊपर जो घूम रहा है वो घूम ही रहा है। इन्होंने कहा 1931 में हमारा कराची का अधिवेशन है, महिलाओं को हमने वोटिंग राइट देने की बात की, वोटिंग लेके आए। आपने क्या किया महिलाओं को? आज इतने सारी सरकारों में एक सिर्फ मुख्यमंत्री आप बना पाए, वो भी दिल्ली के अंदर, जिसको नगर पालिका का इज्जत है उसमें। और कौन से स्टेट में आपने एक सीएम बनाया? महिलाओं को क्या सम्मान दिया आपने? महिलाओं को सबसे ज्यादा पिछड़ा बनाया तो आप लोगों ने बनाया। कितनी टिकट बिहार में महिलाओं को दिया आपने? कितने % दिया बताइए? आप किसी भी स्टेट में देख लीजिए कितने महिलाओं को सम्मान है। महिला, अच्छा, आरएसएस के चीफ के जो सेकेंड महिला ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे बैठे हुए आपसे पूछता नबियाल से, आप नाम भी नहीं जानते होंगे वो महिला कौन है, कौन चलाता है वो संगठन को, किसी को पता नहीं है। फाइनल वोट बाकी संगठन चला रही है, एक मिनट में महिलाओं को सम्मान कभी नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को सेकेंड दर्जा बना के सेकेंड दर्जा दिया। कांग्रेस जो महिलाओं को पहली राष्ट्रपति बनाती है, पहली प्रधानमंत्री बनाती है, लोकसभा का स्पीकर बनाती है, ये सब तमाम जगह महिलाओं को सम्मान देने का काम किया। हमारी महिला अध्यक्ष रही पार्टी की, इनकी कौन है? तो इनके पास महिलाओं को देने के लिए कुछ नहीं है, तो इसलिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। फाइनल वर्ड बाकर साहब, 1 मिनट एंड देन वी क्लोज। यस, नहीं, फाइनल बोलिए सैयद नासिर हुसैन साहब, बोलिए, क्या बोल रहा, कंप्लीट कीजिए। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, जब महिलाओं के सम्मान की बात आएगी तो कांग्रेस का नाम था। इन्होंने हमारे देशभक्ति, अरे हमारी देशभक्ति, हमारी देश उसमें झलकती है
इन्होंने कहा था हमने 1 लाख गांव में बिजली दी है जब से आजाद हुआ है। तो मैंने पहले भी कहा फिर कहता हूं, इस गांव में लगभग 6.5 लाख के आसपास गांव है, तो 5.5 लाख गांव को कांग्रेस बिजली दे चुकी थी। जिस देश में राशन नहीं था, जिस देश में पानी नहीं था, उस देश में कितनी डैम बनी, वो हमारी देशभक्ति थी। हमने इसरो बनाया, वो हमारी देशभक्ति थी। हमने एम्स बनाया, वो हमारी देशभक्ति थी। हमने आईटी बनाया, वो हमारी देशभक्ति थी। हमने एयर इंडिया बनाया, हमने एयरपोर्ट्स बनाया, हमने हाईवेज बनाया, ये हमारी देशभक्ति थी। हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, वो हमारी देशभक्ति थी। आप हमारे देशभक्ति पे उंगली नहीं उठा सकते कि कांग्रेस की देशभक्ति क्या है। बोलिए फाइनल वर्ड बाकर साहब, इन अ मिनट और 2 यू कैन सम इट अप। देखिए, आज हमारे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और महाराष्ट्र में आदरणीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में धुआंधार विकास हो रहा है। कांग्रेस पार्टी और यूबीटी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, इनके पास एक पॉजिटिव एजेंडा नहीं है, इसलिए जनता बार बार इनको रिजेक्ट कर रही है। और संजय भाई कह रहे थे कि आप प्रॉमिस कर रहे हैं। अरे संकल्प पत्र में आपने भी महाराष्ट्र में 2100 का प्रॉमिस किया था भाई साहब, उसका क्या हुआ? तो आप जब राहुल गांधी न्याय की बात करते थे, महिलाओं को सरकार में तभी तुम देंगे ना, माने महिलाओं को 1 लाख सरकार आपकी बन गई तो आप दीजिए ना उनको। देखिए आप दीजिए ना भाई। द्विवेदी जी उनको 1 मिनट बोलने दो ना, कब तक खत्म? हमसे पूछ रहे, मैं उनका जवाब दे रहा हूँ, ये देना क्यों नहीं दे रहे भाई? अब बोलिए बाकर साहब, फिनिश इट, बोलिए। पार्टी और यूबीटी की प्रॉब्लम क्या है, ये सच्चाई सुन नहीं सकते, इसलिए इनको मिर्ची लगती है। राहुल गांधी जी 1 लाख रुपए खटाखट महिलाओं को देने की बात कर रहे थे, तो कहाँ था द्विवेदी जी? सरकार बंदी तो देते हैं, सरकार नहीं कैसे देते भाई? कैसी बात आप कर रहे हो बांग्लादेश साहब? पता नहीं जैसे प्रवक्ता है। अरे प्रवक्ता ने ध्यान रखिए थोड़ा ना, तो सरकार बंदी तो देते हैं, संकल्प न देते तो आप सोचते हम आपको सोच रहे हैं। संकल्प पत्र में लिख सकते ना, आप भी लिख सकते भाई। हम लिखे हैं, जब सरकार बनी तभी तो देंगे ना। जब सरकार जनता नहीं बनाई, हमारा संकल्प पत्र को समझ में नहीं प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सैयद नासिर हुसैन साहब, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। संजय द्विवेदी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। समीर बाकर साहब फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी, थैंक यू so much for being on the show. As we always end with the preamble to the Constitution, which says, "We, the people, hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, equality, liberty, and fraternity. Justice that is social, economic, and political. Equality before the law and equal protection of rights where equality is concerned. Liberties, freedom of speech, expression, faith, worship, and belief. And fraternity, believing eternal brotherhood, believing the territorial and political integrity of the nation." To subscribe to the fastest growing channel of the nation, you click on that icon subscribe. When you click on the icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Nation Now, the fastest growing channel of the nation. And we believe it's the fundamental duty of all political parties and the political leaders to come together to protect and preserve the pillars of the Constitution. Because if the pillars of the Constitution are safe and secure, the Republic survives, the Constitution survives, and the people of the Republic survive. That's all from Pradeep Nambiar. Nation Now will come again tomorrow with more news from the center, Maharashtra and Mumbai. Till then, it's bye for now.